जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज, आरा के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेमिनार का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बहुविषयक दृष्टिकोण का प्रभाव था। इस आयोजन में एमबीए, बीबीए, बीसीए के छात्रों ने भाग लिया। सेमिनार के मुख्य अतिथि श्री जीवन कुमार, सदस्य बिहार विधान परिषद, ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे युग की ओर संकेत करती है जहां शिक्षा अधिक लचीली, समावेशी और नवाचारी होगी तथा शिक्षा नीति के बारीकियों को बताया बहुविषयकता की अवधारणा छात्रों को एक ही समय में कई क्षमताओं को विकसित करने की अनुमति देती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज द्वारा आयोजित ये सेमिनार निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में सार्थक संवाद और सहयोग का माध्यम साबित होगा। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने विद्यालय से महाविद्यालय तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे प्रभावी होगी और छात्र कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में कुशलता प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बताया, जिससे छात्रों के बीच उत्सुकता हुई और कई प्रश्नों के उत्तर भी मिला। राष्ट्रीय सेमिनार में सिद्ध विजय जैन ने कहा कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज हमेशा छात्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न आयोजन करता रहा है। अपन्याजा कामादलावल के कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर तुषार आर्य ने कहा कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को जागरूक एवं दूरगामी प्रभाव से रूबरू कराने हेतु सेमिनार आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एमबीए, बीबीए और बीसीए के छात्रों सहित अलग-अलग विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्रों ने भाग लिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित विषय पर अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कॉलेज के उपाध्यक्ष डॉक्टर हर्षित विजय जैन, डॉक्टर सीपी जैन, अकादमिक मुख्य सिद्ध विजय जैन, अरिहंत विजय जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गाराज जी, प्राचार्य सह सेमिनार संयोजक डॉक्टर तुषार आर्य, सह संयोजक डॉक्टर सावित्री तिवारी, आयोजन सचिव नीरज कुमार, ओम कुमार झा, अरुण मिश्रा, राहुल आनंद, सौरव कुमार सिंह, प्रतीक बैनर्जी, प्रीति पांडे, रंजन मिश्रा सहित अनेक प्रोफेसर एवं सैकड़ों छात्र शामिल थे। Everyone present here today in our JMT campus for this two-day national seminar on impact of multidisciplinary approach on national education policy 2020. Please give a big hand of applause for everyone here today and attending this marvelous event in the city of Ara. I am proud to say that in just 2 years of our establishment, we all are here today participating
in a national level seminar, witnessing a history moment for all of us, for the citizens, for the students of our district, and all the delegates. We all are present here. Please give a big hand of applause, everyone. Thank you, sir. It promotes a multidisciplinary approach, यानी फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट फिलॉसफी भी पढ़ सकते हैं. A commerce student can learn painting and a literature student can study data science और so on. इससे क्या होगा? Students will become more creative. वे मल्टी स्किल होंगे और इम्पोर्टेंटली वे खुद की आइडेंटिटी बना सकेंगे. अभी तक हम ट्रेडिशनल स्टडी में यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तक ही सीमित थे. पहले क्या होता था? साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब अलग अलग रास्ते थे, बट नाउ दिस स्ट्रीम विल इंटरेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट इनोवेटिव थिंकर्स. It breaks the traditional learning style and encourages collaboration between art, science, commerce and vocational streams. यह पॉलिसी कहती है एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड. स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि वे अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट चुने और अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़े. मल्टीडिसिप्लिनरी सबसे पहले राज जी का, सीधी जैन, हर्षित जैन, तुषार जी व विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस से आए हुए टीम मेंबर्स और हमारे अपने स्टूडेंट्स अप्रोच ऑफ एडीपी 2020 पर डिस्कस करने के लिए अपने अपने मंतव्यों से एक दूसरे को यह जानकारी प्रदान करने के लिए कि हमारी सोच में एडीपी का कितना इम्पैक्ट भविष्य में हमारे बच्चों पर होने वाला है और इसके क्या लाभ हैं और इससे क्या हानियां हो सकती हैं, यह भी हमें सोचने का एक विषय है. मैं 93 से एजुकेशन सेक्टर में हूँ. स्टार्टिंग किया था मैंने अपना कंप्यूटर एजुकेशन से और आज मैनेजमेंट कॉलेज तक हूँ. ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय भी हम कुछ लोगों ने मिलकर स्टैब्लिश किया, यानी हम पीजी टू पीजी तक की सर्विस दे रहे हैं, प्ले ग्रुप टू पोस्ट ग्रेजुएट तक की. और हमारा एक ही मानना है कि हम लोग जो भी शिक्षा दें वो नौकरी करने के लिए सिर्फ तैयारी न कराएं, हम नौकरी देने वालों को भी तैयार करें. आप जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपके सिलेबस में जो गवर्नमेंट के सिलेबस है उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम लोग बीच बीच में देने का प्रयास करते हैं जिससे आप और तैयार करें. वैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर व्यापार में लगाएं, इंडस्ट्री में लगाएं. आज गवर्नमेंट भी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मोटिवेट कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो या लाइसेंसेस को थोड़ा सा लिबरल करके हो. सरकार भी चाह रही है कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले तैयार करें. एडीपी 2020 तो 3D प्रिंटिंग जो आजकल आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. अभी 4-6 दिन से यह आ रहा है कि चंडीगढ़ में या गुजरात के किसी क्षेत्र में 2 मकान बने हैं 3D प्रिंटर के माध्यम से, महज 5 दिनों में नीला बना दिया गया. तो वो 3D प्रिंटिंग का छोटा स्वरूप आप स्टूडेंट्स जो अभी तुरंत का एडीपी लॉन्च हुआ है उसका लाभ लेने के उद्देश्य से आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर किया बायोलॉजी से और सेकेंड ईयर कन्वर्ट कर गए इकोनॉमिक्स में. आप बोलिए ये खिचड़ी कहाँ काम आएगी? तो हमें एडीपी का लाभ लेना है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने से हमारा ही जीवन फंस जाएगा. हम किसी खास क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते. इस तरीके की और भी 2 छोटी छोटी समस्याएं हैं. एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, बीएससी वो 4 इयर्स का करने का सोच तो रहा है और यदि बीच में सोच रहा है कि अब तो हर साल हम लोगों को सर्टिफिकेशन हो ही जाएगा तो हम दूसरे तीसरे साल की पढ़ाई छोड़ सकते हैं. तो क्या वो बच्चा कभी ग्रेजुएट कहलाएगा? अंडर ग्रेजुएट ही होल लाइफ रह जाएगा. तो हमें उसकी कमियों को भी समझना होगा. हम
शिक्षकों को उसकी कमियां बच्चों को बतानी होंगी कि यह लाभ जरूर दिया गया है कि आप 3rd ईयर में डिप्लोमा होल्डर हो जाओ, लेकिन बच्चों आप ये समझो कि आप उससे ग्रेजुएट नहीं हो रहे हो, आप डिप्लोमा होल्डर ही हो रहे हैं। ठीक है, आप रोजगार या स्वरोजगार में जा रहे हैं, लेकिन आप ग्रेजुएट जरूर होंगे, हमारी यही मंशा है। तो जो एडीपी कहता है कि आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं, तो उसी स्थिति में आप सब्जेक्ट बदलिए। जब बदले हुए सब्जेक्ट से आपका करियर एक्सप्लोर या जो सब्जेक्ट आपने पहले चूज किया वो एकदम से आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में, तभी आप सब्जेक्ट चेंज कीजिए। अदरवाइज एडीपी का वो दुरुपयोग होगा, आपके भविष्य से उस एडीपी के माध्यम से खिलवाड़ हो जाएगा। तो हम पॉलिसी को लेकर काम करें और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करें। इसका मिशन और मोटो है, इसका सिंगल मिशन और सिंगल मोटो है कि हमारे शिक्षण के बच्चे कैसे जीवन में अपने आप को स्थापित कर सके, जीवन में हमारे जो बच्चे हैं अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सके, कैसे अपने टारगेट और कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सके। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैं कई कार्यक्रमों में इस शिक्षण के कई काम की जानकारी मेरी समय रूपा तो भाई चुका हूँ। मेरे द्वारा लगातार मेरे द्वारा लगाए गए जो है 30 फीट को हो चुके हैं आज से कई जगह। तो ये बड़ा अच्छा लगता है आपको जब भी कहीं जाते हैं तो हमको बचपन में सिखाया गया था कि भाई सेव इन्वायरमेंट, सेव और इंडिया, तो उस तरह से दिमाग में आ गया और बचपन की बहुत सारी चीजें दिमाग में चलते रहती हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में घूमते रहती है। स्कूल की बहुत सारी बातें, कॉलेज की बहुत सारी बातें दिमाग में हमेशा घूमते रहती है। अक्सर ऐसा होता है आपको लाइफ टाइम कभी निकल नहीं पाता है, तो आदमी जो है एंगेज रहता है। हमारे बीच तो यहाँ बहुत सारे लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनाई गई। अब जान लीजिए भारत सरकार पहला हमारा जो भारत के शिक्षा मंत्री बने हमको बताया कलाम आजाद जी पहले शिक्षा मंत्री बने, जिनको का कोई एजुकेशन नहीं था, तो जो लोग ग्रेजुएशन की हुए थे, पीएचडी की हुए थे, इंटर की मैट्रिक किए थे, अब भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया गया उनको। तो क्या शिक्षा देंगे वो? न ग्रेजुएशन थे, न इंटर थे, न मैट्रिक थे, न पीएचडी थे, कुछ नहीं थे वो। अब तो भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया गया। अफगानिस्तान के मुल्क में भारतीय लोग मिले नहीं हैं इस देश में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग इस देश में थे, लेकिन वैसे लोगों को भारत का शिक्षा मंत्री नहीं बनाया गया और वैसे लोगों को बना दिया गया जिनके पास शिक्षा थी नहीं, जिन्होंने अपना जीवन में शिक्षा दिया ही नहीं और लगातार ऐसे ही लोगों को बनाकर रखा गया लंबे समय तक। एक बात नहीं, कई बार बनाकर रखा गया देश की आजादी के बाद 1947 के बाद। हमको वही कराया गया जो लोग समझाने का काम किए। तो देश में एक हमें लगता है भारी षड्यंत्र हुआ, एक भारी जो है षड्यंत्र के बाद हमको लंबे समय के मानसिक काम बनाए रखने का जो है षड्यंत्र हुआ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश भी करेगी। हमारे देश का जितने भी बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने का रास्ता भी तय करेगी। भारत में बहुत सारे बच्चे आप लोग सुनते होंगे भारत में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये ब्रेन ड्रेन आपको बहुत सारे स्टूडेंट सुनते होंगे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये ब्रेन ड्रेन क्या है? ये ड्रेनेज सिस्टम क्या है ब्रेन का? हम पढ़ते हैं यहाँ पर और हमको अमेरिका बुला जाता है, आइए फैक्ट्री में काम करने के लिए। हम पढ़ते हैं यहाँ पर, हमको क्रिकेट बुला जाता है काम करने के लिए। हम पढ़ते हैं जापान बुला जाता है काम करने के लिए, फैक्ट्री मिलेगा। ये क्या है? इसलिए कि हमारे यहाँ रोजगार पॉलिसी नहीं बनी। हमारे बच्चे को हमेशा जो है इसी तरह पढ़ाया गया कि हमारे देश में वो क्या नहीं कर सके। हमारे देश में इसको जैसी कंपनी नहीं खुलेगी, हमारे देश में एप्पल जैसी कंपनी नहीं खुलेगी। आप जान लीजिए एप्पल का कारोबार जहाँ लोग पढ़ने गए, जहाँ लोग IIM, डबल IIM और उसके बाद डिग्री लेके जाते हैं और जाके नौकरी करते हैं। किसके यहाँ? विदेशियों के यहाँ नौकरी करते हैं। क्यों इसकी जरूरत कहाँ पड़ी? क्योंकि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में एक खामी थी। वो पढ़े लिखे लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाया था। वो कौन बनाया था? जो मैट्रिक में पास नहीं थे, इंटर में पास नहीं थे, ग्रेजुएशन नहीं किए थे, पीएचडी नहीं किए थे और वैसे लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन किया था, जिसके कारण जो है और इस तरह की स्थिति पैदा हुई। आज देश में हमारी स्थिति क्या है? लगातार हम दुनिया में ताकतवर बनते जा रहे हैं। आज दुनिया में चौथी आर्थिक शक्ति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिजल्ट में हम बन चुके हैं। लगातार हम अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले जब देश में हेलीकॉप्टर चलते थे,
देखिए, देश को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है और जिनवानी मैनेजमेंट संस्थान ने आरा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक डिबेट रखा है और नेशनल सेमिनार रखा है और मैं इस सेमिनार में आया हूँ। और मुझे लगता है कि इस देश में जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, ये एक बेहद अच्छी पॉलिसी बनी है। कांग्रेस की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी, उनको खासकर शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था से मुझे लगता है कोई मतलब ही नहीं था। अभी वर्तमान में हमारे जो देश के जो बच्चे हैं, वो हमारे देश के संसाधन के रूप में कैसे अपने आप को जो है दिखा सकें, बता सकें, ताकि देश हमारी जो आर्थिक शक्ति बनने का सपना रखती है और क्षमता भी रखती है, वो आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सके। अमेरिका जो है आज के डेट में कहता है कि हम सबसे दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति है। हमारा देश भी एक समय ऐसा था कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हमको जो है हमको एक्सप्लोर किया गया और उसके हमारी रिसोर्सेज को जो लोग उठा के ले गए यहाँ से। तो हम अब ऐसा नहीं होते। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे खुद देश के लिए जो है अपने आप को मजबूत करें और एक तो अपना भविष्य अपने बच्चे संवारेंगे और देश के भविष्य में भी उनकी जो है रोल होगी। तो इस पर एक लंबा डिबेट की जरूरत था और इस डिबेट पर हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज जो है यहाँ पर शाहाबाद का एक जो है ये क्रीम मैनेजमेंट कॉलेज है और यहाँ पे जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से आने वाले समय में शाहाबाद और आरा नहीं, बिहार नहीं, बल्कि देश में अपना नाम रोशन करेंगे। जी सर, एक सवाल है, किस तरीके से आज जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा है, इस चर्चा को और जगह भी करना चाहिए, सरकार को चाहिए और अन्य एजुकेशन सिस्टम है, संस्थान इस बात को पहुंचाया जाए। कांग्रेस के समय जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई वो एक्चुअली वो नॉन एजुकेटेड लोगों का जो है वो ग्रुप था और इसलिए अच्छा एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना। इसलिए हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज जो है बेहतर हालत में नहीं थी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने उससे पहले। लेकिन हमारे बीजेपी के जो प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी बने, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि उनका हर मैनेजमेंट जो है, खासकर एजुकेशन में जो वो काम करने की इच्छा रखते हैं, वो बेहतर समाज को आगे कैसे ले जाया जाए, यहाँ की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त की जाए, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके भारत को आर्थिक शक्ति, बड़ी आर्थिक शक्ति कैसे बनाया जाए, दुनिया का नंबर 1 हमारा जो आर्थिक शक्ति कैसे बने, इन चीजों पर लगातार विचार करते रहते हैं। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है देश में जो बनी है, उसमें बच्चों की पूरी क्षमता को कैसे एक्सप्लोर करके बच्चों में डाला जाए और वो अपना बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे कर सके, साथ में राज्य और देश का अच्छा निर्माण कैसे कर सके, उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित कैसे हो, इस पर चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते हमारा देश एक समय ऐसा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। सिर्फ कई सारे स्टेट में इसका विरोध भी किया गया था। 20% लोग, 15% लोग ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने शासनकाल में जो लंबे समय तक शासन किया, 70 साल तक शासन किया और जिन्होंने अपने शासनकाल में एजुकेशन पॉलिसी अच्छा नहीं बना पाए और पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किए और शिक्षा व्यवस्था को वामपंथियों के हाथ में डालने का काम किया। आज हमारा देश ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहता है जिसमें हमारे देश के बच्चे जो है अपने आप को मजबूत कर सके और देश की ताकत को बढ़ाने का काम कर सके, वो अपना परिवार को संवारने का काम करे ही, साथ में अपना जिला, अपना राज्य और अपने देश को भी ताकतवर बनाने का काम करे। आज दुनिया में हमारी देश की स्थिति लगातार मजबूती से आगे बढ़ती गई है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि आने वाला समय में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते हमारा देश बहुत ताकतवर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सर, आज भी बिहार की युवा शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए बिहार सरकार कुछ जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज उसी का तो आपका रूप है, मैं जहां मैं बैठा हूँ। अब यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज में जितने बच्चे हैं, यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो उसी का तो ग्रुप है। अब धीरे धीरे बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त हो रहा है और यहाँ पर काफी दुरुस्त किया भी गया है। यहाँ पर आर्वर्ड यूनिवर्सिटी जो बना, उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। लालू जी के समय में शिक्षा व्यवस्था जो है चरवाहा विद्यालय के रूप में था। आज वहाँ खंडहर थे, वहां पर जो है बकरी चराइए और कुछ समय आके शिक्षा लीजिए, फिर जाके भैंस चराइए, फिर जाके कुछ समय शिक्षा लीजिए। अब जो है शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर पढ़ने बच्चे आते हैं और पढ़ते भी हैं और पढ़ लिख के कुछ करते भी हैं अपने लिए और समाज के लिए भी करते हैं और देश के लिए भी करते हैं। तो नई शिक्षा व्यवस्था में एक ब्रॉडर रूप दिया गया है यहाँ पे, जो अपने संसाधनों को, अपने व्यक्तिगत संसाधनों के साथ साथ अपने जो ब्रेन है, चाहे देश का रिसोर्सेस है, उसका पूरा इस्तेमाल कैसे करें, अपने आप को कैसे एंटरप्रेन्योर बनाए, नौकरी के केवल भरोसे नहीं रहे बल्कि अपने आप को एप्पल जैसी कंपनी हम कैसे बना सके, ये जो है ये उसमें बताया गया है और उस पर फोकस किया गया है। आज एप्पल कंपनी में हमारे बच्चे पढ़ के जाके उनका नौकरी करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। आने वाले समय में खुद एप्पल कंपनी हमारे बच्चे खोलेंगे, ऐसी व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। कोई बात नहीं है।
में संबोधन किया, क्या कहेंगे इस 2 दिवसीय सेमिनार को लेकर? जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज में आज 2 डेज नेशनल सेमिनार किया गया है, जिसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज अपने 2 साल के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही ये राष्ट्रीय लेवल का सेमिनार हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, हमारे आरा शहर में कंडक्ट करा रहा है, जिसमें पूरे देश से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हमारे बीच फैकल्टी, स्टूडेंट्स एवं रिसर्च स्कॉलर्स का रिसर्च पेपर्स, एब्स्ट्रैक्ट्स हमें मिला है। और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे और कैसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें फायदेमंद रूप में सामने आती है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में। तो वैसे ही इसमें बताया गया है, जैसे आज के हायर इंस्टीट्यूशंस तो सिर्फ कॉग्निटिव कैपेसिटीज पे ही नहीं, बल्कि हर स्टूडेंट को इमोशनली, इंटेलिजेंटली और क्रिएटिविटी कैसे हम उसका इनहैंस कर सके। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, कैसे वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हुए अपने भविष्य को और बेहतर कर सकता है और कैसे वो एक जॉब ड्रिवन इंडस्ट्री से बाहर निकल के एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट कर सकता है। तो इसी पे आज हमारे जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के इस राष्ट्रीय सेमिनार में हम डिस्कस करेंगे।